हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जापान की राजव्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की स्थिति। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि जापान में संसदीय व्यवस्था है और जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जापान में सम्राट हैं जो वहाँ के औपचारिक प्रमुख हैं कार्यपालिका के, लेकिन वास्तव में सम्राट जिन आदेशों को जारी करते हैं या जो निर्णय लेते हैं उनके पीछे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत अहम होती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में 66 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जापान के सम्राट द्वारा होती है, किंतु सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसका मनोनयन डायट करती है। डायट जो जापान की व्यवस्थापिका है उसको डायट कहते हैं। जैसे भारत में की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसी तरह जापान की व्यवस्थापिका है वो डायट कहलाती है। ये छोटे सवालों में पूछा जाता है। इसके अपने 2 सदन भी हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः डायट के दोनों सदनों में बहुमत के आधार पर होती है, यानी कि जब दोनों सदनों में वोटिंग होती है और बहुमत से जिसको भी प्रधानमंत्री के रूप में डायट चयन कर देती है तो सम्राट उसी को नियुक्त करता है। किंतु कहीं गतिरोध पैदा होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति के जरिए प्रधानमंत्री का मनोनयन होता है या चुनाव होता है। संयुक्त समिति मतलब दोनों सदन एक साथ बैठ जाएंगे। गतिरोध की स्थिति तब आ सकती है जब एक सदन बहुमत के आधार पर किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चयन कर दे, दूसरा सदन किसी दूसरे नेता को, तो फिर 2 नेता तो बन नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर दोनों की एक साझा मीटिंग बुला ली जाती है और फिर चुनाव होता है। जापान का प्रधानमंत्री डायट के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे भारत में भी प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी। हाँ, ब्रिटेन में इस मामले में अलग है क्योंकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही होता है, वहाँ जो लॉर्ड सभा है वहाँ से नहीं होता है। तो खंडित जनादेश की स्थिति में ब्रिटिश सम्राट को जो विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं वैसी शक्तियाँ जापान के सम्राट को प्राप्त नहीं हैं। यानी कि अगर जनादेश खंडित है तो फिर जापान का सम्राट है वो अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। ये पूरी पावर डायट को दी गई है। अब है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो संसदीय व्यवस्था में जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री के जो कार्य या जो शक्तियाँ जो मिली हैं वो मोटे तौर पर एक जैसी ही हैं, लेकिन हर राज्य व्यवस्था की अपनी कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं तो उनमें कुछ अंतर भी आपको मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम की है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय भूमिका निभाता है। वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। यदि कोई मंत्री अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है तो उसे पदमुक्त भी कर सकता है। तो यही काम भारत में भी प्रधानमंत्री के पास है। फिर है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो मंत्रिमंडल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों के लिए कार्यसूची अर्थात एजेंडा नोट तैयार करता है और कैबिनेट की बैठकों को किसी निर्णय तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कि किसी भी मामले पर कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी बैठक बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री उन पर विमर्श करते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं जब खास तौर पे बड़े मामलों में। प्रशासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री अपनी सरकार का प्रमुख होता है। वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, उन्हें निर्देश देता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है।
अतः प्रशासन के संचालन और नियंत्रण में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम होती है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन का मतलब विदेश संबंधों के संचालन में भी प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका होती है। जापान का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, अतः विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने का काम भी करता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में दुनिया के अलग अलग देशों में यात्रा करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो परराष्ट्र संबंध या विदेश नीति का संचालन या दुनिया में अपनी जो भूमिका जापान को निभानी है, अपनी स्थिति को मजबूत करना है, अपने पड़ोस को बेहतर करना है, तो ये सब काम में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम होती है। हालांकि उसमें विदेश मंत्री का अपना रोल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि आज दूरसंचार क्रांति का दौर है और इसमें भले ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लेकिन जनता को ये मालूम होता है कि वो जिस दल को वोट दे रहे हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो कई बार तो प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मिलते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री भले ही यूँ तो हम कहें कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो अपने साथी हैं उनमें समकक्षों में प्रधान होता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत आगे होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अधिकांश जो मंत्री हैं या सांसद हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत के आए हैं। तो उसके बाद जब वो सरकार में जाते हैं तो मोदी जी की जो स्थिति है वो शेष जो मंत्रियों से बहुत ऊपर हो जाती है, भले ही तकनीकी रूप से हम उसे समकक्षों में प्रधान कहें। तो ऐसे ही जापान में भी है। फिर जापान के प्रधानमंत्री का काम है कि वो मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी का काम करता है, यानी कि उन दोनों मंत्रिमंडल के फैसलों से सम्राट को अवगत कराता है, सम्राट के फैसलों से या सम्राट की मंशा से मंत्रिमंडल को अवगत कराता है। तो उसमें वो एक बीच की भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी का काम करता है, मंत्रिमंडल की इच्छा और संदेश को सम्राट से अवगत कराता है और सम्राट के आदेश और भावना से मंत्रिमंडल को परिचित कराता है। फिर प्रधानमंत्री अपने दल के सर्वोच्च नेता के रूप में भी काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर बहुमत दल का जो नेता होता है वही बनता है। तो जैसे आज अगर हम भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका अपने दल के प्रति भी भूमिका होती है। तो प्रधानमंत्री अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है, अतः वह दल में अनुशासन को बनाए रखने और दल के राजनीतिक विस्तार के लिए काम करता है। अब है मंत्रिमंडल व्यवस्था। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में डाइट की भूमिका नहीं होती है। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वयं करता है और मंत्रिमंडल के गठन में प्रधानमंत्री को 2 शर्तों का पालन करना होता है। वो 2 शर्तें हैं, पहला कम से कम आधे मंत्री डाइट से होना ज़रूरी है और दूसरा सभी मंत्री असैनिक हों, यानी कि सैन्य पृष्ठभूमि से नहीं होने चाहिए। आमतौर पर संसदीय व्यवस्था में सभी मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, किंतु जापान की संसदीय व्यवस्था इस मामले में नायाब है। जापान में मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, विभागों का वितरण किस प्रकार हो, आदि बातें प्रधानमंत्री ही तय करता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय किसी भी मंत्री का विभाग परिवर्तन कर सकता है और किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। यानी कि जैसे भारत में ये व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री बनेगा तो उसका संसद के किसी न किसी सदन से सदस्य होना ज़रूरी है। हालांकि 6 महीने तक तो वो बिना सदस्य भी मंत्री रह सकता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद या तो वो सदन का सदस्य होगा, अगर नहीं है तो फिर उसे 6 महीने में किसी न किसी सदन के सदस्य के लिए उसे चुनाव जीतना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा के जरिए आए या फिर कोई लोकसभा की सीट कोई उपचुनाव होता है उससे जीत के आए, तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। तो ये वहाँ की एक नायाब स्थिति है। लेकिन वहाँ आधे सदस्य हैं, वो जिस तरह अध्यक्ष व्यवस्था में होता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, कि वहाँ राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चुनाव खुद करता है। तो यहाँ संसदीय और अध्यक्षात्मक का एक थोड़ा मिला जुला रूप आप देख सकते हैं सरकार के निर्माण में।
फिर यह कैबिनेट या मंत्रिमंडल का कार्य क्या है? तो प्रशासनिक कार्य है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट में निवास करती है, अतः सभी प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन कैबिनेट के जरिए ही होता है। कैबिनेट में अलग अलग विभागों के मंत्री अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण कैबिनेट की बैठकों में ही होता है। परराष्ट्र संबंध किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये काम भी कैबिनेट की मीटिंग ही तय होता है। फिर है विधायी कार्य। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सजातीयता होती है। आमतौर पर व्यापक महत्व के कानूनों का ड्राफ्ट कैबिनेट के जरिए डाइट में लाया जाता है। कैबिनेट अपने द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित करने के लिए व्यापक कोशिश भी करता है, क्योंकि अगर सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक पारित होने में असफल रहता है तो सरकार का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। फिर कुछ फाइनेंशियल काम भी हैं कि बजट को डाइट में प्रस्तुत करना और उसे पारित कराना कैबिनेट का महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। न्यायिक कार्य भी हैं कि कैबिनेट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सम्राट मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश नियुक्त करता है। सम्राट की क्षमादान की शक्ति भी मंत्रिमंडल के निर्माण के अधीन होती है। तो ये सब काम वहाँ के मंत्रिमंडल के या कैबिनेट के हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।